जी अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को शॉर्ट में हम लोग SDLC कहते हैं। उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या है कि एक प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर, उसको आपने डिलीवर करना है, आपने बनाना है। कोई भी एप्लीकेशन आपने बनानी है, कोई भी गेम आपको बनानी है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली किन स्टेजेस को कवर करके, किन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है ना उस प्रोडक्ट को बनाओगे, उसे कहते हैं लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको आप इस तरह से जो है ना तमाम प्रोसेस को आप कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हो। मकसद क्या होता है कि आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट, एक मेच्योर प्रोडक्ट बना सको, और वो प्रोडक्ट जो बेसिकली आपके क्लाइंट के मुताबिक हो, जो क्लाइंट चाहता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है और कॉलेज आपसे चाहता है कि आप हमारे लिए एक अटेंडेंस सिस्टम बना दो। तो आप जब तक ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे कि जो अटेंडेंस सिस्टम वो चाहते हैं उस किस्म का अटेंडेंस सिस्टम आप बनाओ, तब तक आपका वो सॉफ्टवेयर बनाना सक्सेसफुल नहीं होगा। आप जितना मर्जी अच्छा सॉफ्टवेयर बना के ले जाओ, अगर वो उनकी नीड्स के, अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं, वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आप उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना रहे हो, और जो है ना उसको वो एक्सेप्ट भी करे लेटर ऑन, तो ताकि आपकी जो मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो क्लाइंट के मुताबिक बनाने के लिए अगर आप जिन स्टेप्स को फॉलो करते हो, वो कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो और एनालिसिस करते हो। इसको एक्सप्लेन मैं भी करता हूँ। फिर आप डिज़ाइन करते हो। ठीक है। अगर आप, ये पहला स्टेप था आपका रिक्वायरमेंट्स का। फिर आप उसके बाद डिज़ाइन किया, फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, आपने उसकी कोडिंग की, आपने उसको टेस्ट किया, और आपने क्लाइंट के इन्वायरमेंट में जाकर उसको डिप्लॉय कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और वक्तन फ़वक्तन उसकी मेंटेनेंस करते रहे। ठीक है। और आपको जो एरोस बने हुए बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये आइटरेटिव प्रोसेस है, ये चीज़ चलती रहती है। आप अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो। आप समझने की कोशिश करते हो कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट टेक्निकल नहीं होता, वो बेसिकली खुद भी नहीं जानता होता कि उसे क्या चाहिए। तो जानना कि वो क्या चाहता है और वो किस किस्म का प्रोडक्ट चाहता है, आप उसकी जो है ना टूटी फूटी अंडरस्टैंडिंग ले आए उससे, और उस, क्योंकि वो आपने कहा वो भी नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, और आपने उसी के मुताबिक प्रोडक्ट बना के उसको बाद में ला के दिखा दी, तो वो तो एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा, और वो ये बात कह सकता है कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था। कहने का मकसद, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपकी आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझोगे वो क्या चाहता है, आप समझोगे वो क्या चाहता है। ठीक है। तो ये पहला स्टेज आता है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं अपनी जो है ना से आसान करके समझा देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, आपका सिस्टम क्या होगा, कैसा होगा, उसमें इनपुट्स कैसे होंगी, वो प्रोसेसिंग क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं, क्या उसमें स्टोर करना है, क्या स्टोर नहीं करना, और आपका सिस्टम किस किस्म से, किस तरह से आउटपुट चाहता है, ये चीज़ें गैदर करना, इससे ये कहलाती है आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसके लिए हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वहाँ पे जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जिनके लिए बनाया जा रहा है, आप उनसे इंटरव्यूज़ कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो कि वो क्या चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर से, क्योंकि जिन्होंने यूज़ करना है आपको बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। हो सकता है वहाँ पहले कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपने नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप वहाँ जाके पहले ये तो पता करो कि आखिर वहाँ उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है सॉफ्टवेयर में। पहले जो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, तभी आप जान सकोगे कि वो आपसे या नए सॉफ्टवेयर से क्या चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हो कि क्या बन सकता है, क्या बन नहीं सकता। एक चीज़ होती है फिजिबल। आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपको जो प्रोजेक्ट या टास्क आपको दिया जा रहा है या सॉफ्टवेयर बनाने को कहा जा रहा है, वो बनाना फिजिबल भी है कि नहीं है। FEASIBLE, फिजिबल मीन्स के पॉसिबल भी है कि नहीं है। ठीक है। यहाँ मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आप देखोगे उसकी फिजिबिलिटी।
इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आपको एक बजट दिया गया, क्या उस बजट में उसको बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्या आपको आपको कहा गया है कि मुझे 15 दिनों में ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे एक महीने में ये चीज़ चाहिए, ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम चाहिए, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसे एक महीने में बना सको। और इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वो जिस टेक्नोलॉजी में चाहते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है कि नहीं है। वो जिस किस्म की टेक्नोलॉजी में चाहते हैं, क्या आपके पास उस टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट टीम मौजूद है कि नहीं है। वो आपसे चाहते हैं फॉर एग्जांपल से आप जावा में हमें ये एप्लीकेशन बना के दो, क्या आपके पास जावा से रिलेटेड लोग हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो आप हर लिहाज से उस सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी टेस्ट करते हो कि क्या वो बनाना पॉसिबल आपके लिए है कि नहीं है। तो उसके लिए आप एनालिसिस कर रहे होते हो। ठीक है, आप एनालिसिस करते हो, पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर की, एनालिसिस किया, और फिर आप बेसिकली इसे एक रिपोर्ट देते हो। और इस रिपोर्ट में आप बताते हो कि चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, हमने ये अंडरस्टैंड किया आपके सिस्टम से, और क्लाइंट को दिखाते हो। और अगर वो इसे अप्रूव करते हैं तो फिर उसके बाद आप काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, इसमें ये होता है, ये लाइफ साइकिल फॉलो करने का मकसद ये है कि और इस दौरान किसी किस्म के भी कोई एरर्स, कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्लाइंट से आप साथ साथ कम्युनिकेट करते रहो, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना के लाओ, सिस्टम बना के लाओ, और बाद में वो एक्सेप्ट ही ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ एनालिसिस में आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि आपने जो चीज़ बनाई है वो उसमें क्या जरूर, जो बनानी है आपने उसमें क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या उसमें एक्सक्लूड होना चाहिए। आपने लोगों से इंटरव्यूज़ लिए, आपने उस इदारे के जाके हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ी, आपने जो है ना डिफरेंट हरारकी में डिफरेंट पोस्ट पे मौजूद लोगों से क्वेश्चंस वगैरह किए, क्वेश्चनेयर्स वगैरह उनको दिए, उन्होंने आपको उसमें अपना फीडबैक दिया। तो उसमें कई चीज़ें होंगी जो आपके काम की होंगी, कई चीज़ें आपके काम की नहीं होंगी। क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, इस बात का एनालिसिस करते हो, और उसके बाद एक रिपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट को, जिसको वो अप्रूव करता है। अगर वो इसे अप्रूव कर देता है, आप एक वर्ड पढ़े हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो है ना SDLC में हम साथ साथ एक उस सॉफ्टवेयर का SRS बना रहे होते हैं, जिसमें तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई हमने ये कैप्चर किया डाटा यहाँ से, हमें यहाँ से ये रिजल्ट्स मिले, हमें इसने ये बताया, हमें फलाने शख्स ने ये बताया, ये हमने ये इंक्लूड किया, ये एक्सक्लूड किया। आप डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं एक चीज़ को, बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन, और यहाँ डिज़ाइन से मैं कहूँगा कि लॉजिकल डिज़ाइन, जिस तरह जो है ना एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में जितनी इंपॉर्टेंस एक नक्शे की है, उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ डिज़ाइन की भी है। आप अपने सॉफ्टवेयर का एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हो। ये किसी सॉफ्टवेयर टूल पे भी हो सकता है कि आपने इसको जो है ना सिंपल कागज़ वगैरह पे बनाया, सिंपल जो है ना शीट्स पे बनाया। इसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना लॉजिकल डिज़ाइंस बनते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, जैसे आपने शायद पढ़ा हो वर्ड फ्लो चार्ट्स का। फ्लो चार्ट में कि ओवरऑल सिस्टम में फ्लो क्या है, सिस्टम क्या स्टार्ट, कोई टास्क स्टार्ट करता है, तो टास्क स्टार्ट होने के बाद वो किन स्टेप्स को फॉलो करता है, और फिर उसके बाद काम वो एंड कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम 50 काम करता है, तो वो 50 के 50 कामों का फ्लो क्या होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ इनपुट आएगी, फिर ये स्टेप्स फॉलो करते हुए ये काम होगा, और इस तरह से ये एंड हो जाएगा। इस काम का फलाने 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 काम से कनेक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें आपने लॉजिकली रिप्रेजेंट करना, इस जो है ना स्टेज पे होता है, यानी कि डिज़ाइन फेज में होता है। इसका मकसद ये होता है बेसिकली, जो कुछ भी आपने कैप्चर किया है उसको आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। इसका इसका मकसद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज पे आपको नज़र आ रहा है उसने कोडिंग करनी है, उसने प्रोग्रामिंग करनी है। आप लोगों ने भी HTML में काम किया है। जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर वो पैराग्राफ्स वगैरह स्टडी करे और उसमें से फिर समझे कि मुझे क्या बनाना है। पैराग्राफ पढ़े, अच्छा ये इनपुट हो रही है, ये आउटपुट हो रही है, अच्छा यहाँ प्रोसेसिंग है, अच्छा इस स्टेज पे डाटा स्टोर कराना है, इस स्टेज पे ये यहाँ इनपुट है, यहाँ इनपुट है। उसके लिए पैराग्राफ्स पढ़ के अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप उसके लिए एक स्टेज पहले, मीन्स के सेकंड स्टेप पे आप उसके लिए आसानी करते हो। आप क्या करते हो, जो कुछ भी हमें पता लगा सिस्टम से रेलेवेंट, हमने उसकी डायग्राम्स बना दी। डायग्राम में जितनी क्लियरिटी होगी, जितनी क्लियर डायग्राम्स होंगी, इसमें आप डिज़ाइन में आप DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स भी जो है ना बनाते हो। फिर एक होती है ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये डाटाबेस से रिलेटेड होती है। मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट किस्म के आप यहाँ पर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हो। सादा अल्फाज में आप पिक्टोरियल फॉर्म में ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो, ताकि जिसने नेक्स्ट स्टेज पे प्रोग्रामिंग करनी है
वो उसके लिए इन डायग्राम्स को देख के डिसाइड करना आसान हो कि अब मुझे जो है ना किस किस्म की स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है, आप मेरा ख्याल है बात समझ गए होगे। अगर आप डिज़ाइन करते हुए कोई चीज़ मिस कर दोगे तो प्रोग्रामर ने जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज पे जो कोडिंग करनी है वो चीज़ भी मिस कर देगा। कहने का मकसद कि जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतनी ही अच्छी प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन अगर डिज़ाइन में किसी किस्म के फ्लॉज होंगे तो आप समझ गए हो कि कोडिंग भी उसके लिहाज से फिर वीक ही होगी और सिस्टम भी अच्छा नहीं बनेगा। एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो सबसे पहला स्टेज होता है इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को जो है ना यहाँ इस जगह पे हायर किया जाता है, इस फेज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसका रीज़न मेरा ख्याल है आप समझ गए होगे। एक शख्स उसने कभी पहले कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो वो नहीं जानता कि मैं रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ से मुझे कैप्चर करनी चाहिए, या वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैंने जितनी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं ये मेरे लिए काफ़ी होंगी या नहीं होंगी। एक शख्स ने 10 15 20 50 सिस्टम्स बनाए होंगे तो वो जानता है कि मुझे किस किस जगह से रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स मेरे मैंने एक बात की थी ना कि आपने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है। तो बेसिकली वही ये चीज़ वही शख्स ये डिसाइड कर सकेगा जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोगों को रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वाले स्टेज पे जो है ना इन्वॉल्व किया जाता है, और वही बेहतर अंदाज से एनालिसिस कर सकते हैं और वही इस स्टेज पे बता सकते हैं सबसे बेहतर कि ये चीज़ बनाना, ये प्रोजेक्ट बनाना, ये सिस्टम बनाना फिजिबल मीन्स के पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, कोई शख्स जो इतना एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है उसके लिए ये डिसाइड करना बेस्ड ऑन जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसका डिसीजन इतना अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर एक शख्स ने ज़्यादा लॉजिकल डिज़ाइंस नहीं बनाए हुए तो वो एक डिज़ाइन बना के उसको इवेल्युएट प्रॉपर नहीं कर या करवा सकता कि जो है ना ये डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि मैंने जैसे कहा डिज़ाइन में फ्लॉज होंगे तो पूरा आपका जो सिस्टम है वो ठीक नहीं बनेगा। आपने कोई चीज़ मिस कर दी, कोई एंटिटी मिस कर दी। एंटिटी का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हो। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी थी तो आपके सिस्टम में वो रिकॉर्ड ही कभी स्टोर नहीं होंगे और वो सिस्टम आपका क्लाइंट के किसी काम का नहीं होगा और बाद में फिर आपसे चेंजेस कराएगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और एट टाइम्स जो है ना कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो डिज़ाइन के बाद आप आते हो इम्प्लीमेंटेशन में, आप प्रोग्रामिंग करते हो सॉफ्टवेयर को। जो डिज़ाइन तो मिल गया, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसको बनाते हो, उसकी प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिफरेंट किस्म के टूल्स को यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म का आप सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाने चाह रहे हो। थर्ड स्टेज के बाद आप जाते हो टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक चीज़ बना लेते हो थर्ड स्टेज पे प्रोग्रामिंग करके तो अब आप उसको टेस्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और आप क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हो, आप उसको टेस्ट करते हो अपने पास डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग टेक्निक्स लगा के। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। सॉफ्टवेयर हाउसेस में इसके हवाले से प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इस काम कर रहे होते हैं। हमारा यहाँ पर डिस्कशन का फ़ायदा नहीं है कि टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, बस अब ये कि आपने कंफर्म करना है कि जिस मकसद के लिए सिस्टम बनाया गया क्या वो सिस्टम वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो इनपुट जो कर रहा है, जिस तरह इनपुट रिक्वायर्ड थी वैसे इनपुट हो रही है क्या, क्या कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, जिस तरह से प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जिस स्पीड से प्रोसेसिंग होनी चाहिए क्या उस स्पीड से हो रही है, क्या कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सिस्टम को जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्या सिस्टम उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो सिस्टम आपने बनाया, जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है। मतलब हर लिहाज से आप उसको टेस्ट करते हो वो स्टेबल है कि नहीं है। और जब वो आपका सॉफ्टवेयर आप मेरे ख्याल है बात समझ के होगी, अगर टेस्टिंग अच्छी नहीं होगी और आपने एज इट उसको जो है ना एज इट इज़ यूज़र के हवाले कर दिया तो ज़ाहिर बात है वो काम करेगा और बाद में उसमें एरर्स या बग्स वगैरह निकलेंगे और फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो अगर टेस्टिंग में कोई वीकनेस होती है तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है ना डॉक्यूमेंट बना के कोडिंग करने वाले के हवाले करता है, भाई ये बग्स आ रहे हैं इसको आप ठीक करो। ठीक है, और इससे ना अगर कोडिंग करने वाले को कोड करते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो वो यकीनन डिज़ाइन वाले को कहेगा कि आप ये चीज़ आपने मिस कर दी है, इसका डिज़ाइन आप जो है ना बेहतर कर दें, इसको ठीक कर दें। इस तरह से एक एक स्टेज हम पीछे जाते रहते हैं। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है तो नेक्स्ट काम है हमारा डिप्लॉय करना। जो सिस्टम आपने
बनाया है वो यूज़र के इन्वायरमेंट में जाके आपने डिप्लॉय कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर हाउस है और आपने सॉफ्टवेयर हाउस में अपने सिस्टम पे उनका सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से बना दिया और टेस्टिंग भी करी, सब कुछ हो गया। अब आप क्लाइंट के पास जाओगे और उसके सिस्टम पे जाके इसको इंस्टॉल करना, ये चीज़ कहलाती है डिप्लॉय करना। और लास्ट है कि उसकी मेंटेनेंस, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में उसकी मेंटेनेंस शामिल है तो आपने सॉफ्टवेयर बनाया और कुछ कुछ टाइम बाद आप उसको मेंटेन करोगे, उसको कुछ कुछ टाइम बाद अपग्रेड करोगे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में डिफरेंट किस्म की ऐप्स होती हैं और कुछ कुछ टाइम बाद उनकी अपडेट्स आती हैं। वो अपडेट्स बेसिकली क्या होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, लाइफ साइकिल का मतलब कि जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तो आपने उसकी वक्तन फ़वक्तन मेंटेनेंस भी करना होती है। तो इस तरह से आपका ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है ना कॉन्सेप्ट था। मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं ताकि हमारे डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।